आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। प्रीवियसली इन द वेरी बिगिनिंग वी डिस्कस्ड कि तीन तरह के एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हमने इन डेप्थ बड़ी डिटेल से पढ़ा है। सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। और फिर लास्ट के ऊपर आ जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, नॉट ट्रेडर्स, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस को एज एन एक्सपर्टीज के तौर पर लेते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस, ऑफ कोर्स, बीइंग इतना बड़ा टॉपिक, इनके इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ टेक्निकल एनालिसिस वाले ट्रेडर ज़रूरी होती हैं। तो हम उन तमाम इम्पोर्टेंट बातों को आज सीखेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो फंडामेंटल एनालिसिस बुनियादी तौर पे होता क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस इस बेसिकली क्या होता है कि जिस भी इकोनॉमी, जिस भी कंट्री के आप करेंसी पेयर को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी करेंसी की वैल्यू क्या वो बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? प्राइसेस अप साइड पे जाएंगी या डाउन साइड पे जाएंगी, बेस्ड ऑन उनके इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स के। उनकी कंट्री के इकोनॉमिक सूरत हाल क्या है, इकोनॉमी कैसी चल रही है, सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं, जिसके अंदर हमारे पास ओवरऑल आ जाता है कि क्या वो कंट्री किसी डिजास्टर से तो नहीं गुजर रहा, क्या वहाँ पे लोग ओवरऑल जनरली वो हैप्पी हैं या दे आर नॉट सेटिस्फाइड, एहतजाज तो नहीं चल रहे, कोई जल्जले, कोई सैलाब, इस तरह की कंडीशन तो नहीं है, क्या वो कंट्री किसी मुल्क के साथ जंग के सूरत हाल में तो नहीं है। तो ये सोशल एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं उस कंट्री के, कि पॉलिटिक्स कैसी चल रही है जनरली वहाँ पे, इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या होने वाला है, ओवरऑल अवाम का रिस्पॉन्स क्या है, दूसरे कंट्रीज का पॉलिटिकल रिलेशन कैसे चल रहा है उस कंट्री के साथ। तो ये तमाम फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू के ऊपर। सो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? It involves evaluating the intrinsic value of a currency by analyzing various economic, social, and political factors that can affect its supply and demand. तो ये तमाम फैक्टर्स करेंसी की सप्लाई और डिमांड के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑफ कोर्स वो करेंसी नीचे जाएगी, और अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, अप्रिशिएट होगी। ठीक है। तो ये एक शॉर्टर टर्म मूवमेंट के लिए एनालिसिस नहीं होता, ये एनालिसिस या ये आउटलुक होता है मेजर लॉन्गर टर्म के लिए, अगले 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, अगले 2 साल के लिए, इस तरह मेजर टर्म के लिए होता है। मेजर ट्रेंड्स हमेशा बनते हैं फंडामेंटल्स की वजह से। जो स्मार्ट मनी है, जो बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उनकी लार्जर पोजीशंस होती हैं, वो हमेशा बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स होती हैं। और उनकी पोजीशन वो नहीं होती ओपन करके क्लोज करनी है एक दिन में या एक हफ्ते में, वो लॉन्ग टर्म होल्ड होती हैं, सालों तक पोजीशन बाजुकात होल्ड होती हैं। जैसे कि आगे चल के हम एग्जांपल्स को देखेंगे, जैसे यूएसडी जेपीवाई की एग्जांपल है। तो वहाँ पे जो बैंक्स की पोजीशन है बाय साइड के ऊपर, वो पिछले कोई 10-12 साल से ओपन है। ठीक है। वो इस तरह शॉर्टर टर्म अगले 40-50 पिप के लिए नहीं होता, वो हजारों पिप्स के लिए होती हैं पोजीशन। ठीक है। और वो सालों लगते हैं उनकी पोजीशंस को फिर अनफोल्ड होते हुए, मार्केट को अनफोल्ड होते हुए। तो ये एक मोर ऑफ अ लॉन्गर टर्म अप्रोच होती है, लॉन्गर टर्म ट्रेंड होते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब जब फंडामेंटल एनालिसिस की हमने बात की, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे मेजर चीज़, वो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उस कंट्री के क्या चल रहे हैं, उस कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? उस कंट्री की जीडीपी, परसेंटेज ग्रोथ। ठीक है। जीडीपी क्या वो बढ़ रही है या जीडीपी उस कंट्री की कम हो रही है ओवरऑल? वहाँ के एम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या चल रहे हैं, लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड है ज़्यादा या कम एम्प्लॉयड है? क्या वो हर आने वाले मंथ में या क्वार्टर में या हाफ ईयर के अंदर या फुल ईयर में उनकी एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल बढ़ रही है, या हमें नज़र आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास कम होती हुई नज़र आ रही है? वहाँ की इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, ये क्या है? क्या इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? वहाँ के इंटरेस्ट रेट क्या है, रिटेल सेल्स क्या चल रही हैं? अब ये तमाम फैक्टर्स में जैसे जैसे उतार चढ़ाव आता है, उस तरह से उस कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की, वो भी अप एंड डाउन होती है।
मिसाल के तौर पर अगर किसी कंट्री में, यूएस के अंदर, लोग, हमें ट्रेंड मिलता है एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इसका मतलब है कि लोग मंथ्स ऑन मंथ्स बेसिस के ऊपर कम एम्प्लॉयड हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ऑफ कोर्स ये डॉलर के लिए नेगेटिव बात है। देखिए, अगर कोई एक आधा और फैक्टर साथ लग गया, जैसे कि इंटरेस्ट रेट काटना शुरू कर दिया फेड ने, या कुछ इस तरह का कोई और फैक्टर साथ इन्वॉल्व हो जाता है, अलोंग विद द फैक्ट के वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं सही, तो ये तो डॉलर को बहुत ज्यादा वीक कर देगा। ठीक है, वो ये नहीं कि अगली 15 मिनट की कैंडल में सेल हो जाएगा डॉलर, नहीं। उसका मतलब है कि आने वाले 1-2 महीने में मेजर मूव्स जो होंगी वो सेल साइड के ऊपर होंगी, स्ट्रक्चर जो शिफ्ट होंगे वो सेल साइड पे होंगे बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर। राइट। तो ये तमाम इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी को हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज। कि सेंट्रल बैंक वहाँ का, हमने जब बात की थी स्टार्ट में, मेजर पार्टिसिपेंट्स के अंदर सबसे सबसे टॉप के ऊपर सेंट्रल बैंक थे। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स आते थे, हेज फंड्स आती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन जो भी थे, कॉरपोरेशन एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन सबसे टॉप के ऊपर सेंट्रल बैंक है। उसकी पॉलिसी क्या चल रही, क्या वो क्वांटिटेटिव ईजनिंग के अंदर है या क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के अंदर चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये बड़ा मेजर रोल अदा करते हैं सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड जियो पॉलिटिकल इवेंट्स। अब ये क्या चीज़ है, किसी भी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इंश्योर करती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, बाकी कंट्रीज के साथ जो लेन देन है वो बेहतर है। जिस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इलेक्शंस के ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रिजर्वेशंस हैं, लोग कबूल नहीं कर रहे उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इलेक्शंस की, या मेजोरिटी ऑफ द पीपल वांट री इलेक्शंस, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अनस्टेबल है। तो ये जो चीज़ें, और लोग एहतजाज कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, एक फॉर एग्जांपल रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में। अब दिस फैक्ट अलोन ये उस कंट्री की जो ओवरऑल डिमांड है ना करेंसी की, उसको कम कर देगा। जब ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स वो जो कंट्री है वो अपनी वैल्यू खो देगा करेंसी की, और वो डाउन साइड के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इन न्यूज़ेस के ऊपर, ये न्यूज़ेस आपको आराम से मिल जाएंगी एफएक्स लाइव के ऊपर, या फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, या आप सीएनएन देखें, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर आपको जब भी कोई मेजर सूरत हाल होगी किसी भी कंट्री की जिनको आप ट्रेड कर रहे हैं, यूरो है, पाउंड है, एनजेडी है, डॉलर है, और आपको वहाँ पे नज़र आए कि जो है ना इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर कि वो वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक श्योर कि अब मार्केट में सेलिंग साइड आ सकती है उस करेंसी की। अगर ऑन दी अदर हैंड आपको नज़र आता है यूएस के इलेक्शंस हैं मिसाल के तौर पर, ये मेजर इवेंट होता है, और वहाँ पे आपको ओवरऑल जनरल पब्लिक जो है ना वो सपोर्ट में दिखाई दे रही है इलेक्शंस की, कि वो कबूल कर रहे हैं इलेक्शन को, ये अच्छी चीज़ है, इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव डॉलर के लिए। तो आने वाले दिनों के लिए ये डॉलर को अपसाइड के ऊपर लेके जाने की इसके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी कंट्री के लिए। उसके अलावा जियो पोलिटिकल टेंशंस। अब जियो पोलिटिकल टेंशन से मुराद है कि एक कंट्री, अब अचानक से पता चले, आप सुबह उठे हैं और आपको न्यूज़ मिलती है कि वहाँ पे यूएस की लेट से कोई एक वार स्टार्ट हो गई है किसी और कंट्री के साथ, चाइना के साथ। अब ये जो वार की सिचुएशन है, बेशक राइट पे जो मर्जी हो, यूएस राइट है या चाइना राइट है, जो मर्जी दोनों में से सही है, लेकिन हम देख रहे हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर को इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन बंदा दुरुस्त है जंग में या कौन गलत है। इन्वेस्टर्स जो हैं दे विल फोकस ऑन देयर मनी। तो वो किसी भी ऐसी कंट्री के अंदर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं रखना चाहेंगे उसकी करेंसी में जो एक वार की सिचुएशन में है। तो वो क्या करेंगे, वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे उस करेंसी को, और ताकि वो किसी कोई और चीज़ में पैसे डाल लें, गोल्ड में पैसे डाल सकते हैं, किसी और अदर कंट्री की करेंसी में वो पैसे अपने सेव कर सकते हैं, तो वो उस कंट्री में तो नहीं करने वाले। तो जब भी किसी भी कंट्री को आप देखें जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, और आपको पता चले कि उस कंट्री की कोई वार वगैरह स्टार्ट हो रही है या वार में आ गया है, पॉलिटिकल जियो पोलिटिकल टेंशन हैं, धमाके होना स्टार्ट हो गए, टेररिस्ट अटैक कभी किसी कंट्री पे हो गया है, कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं,
वो हो ना स्टार्ट हो जाए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अच्छा अब थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा आएगी और मार्केट में ये जो स्पेसिफिक करेंसीज हैं ये सेल साइड के ऊपर जा सकती हैं, तो आपने वेट करना है फिर कि चलो अभी वेट करते हैं अनटिल टेक्निकल्स भी हमें सेल साइड पे शिफ्ट होते नजर आए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अनसर्टेनिटी या अनस्टेबिलिटी किसी भी जो कंट्री की प्राइसेस हैं करेंसी की, उसमें एक मेजर किरदार अदा करती है अप साइड या डाउन साइड के ऊपर आने में। और यहाँ अचानक से आपको नजर आती है कोई ऐसा इवेंट किसी कंट्री का जिसमें वो वार से निकल रहे हैं, वो ऐलान करते हैं कि बस ये वार खत्म हो गई है और नाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली वार फ्री सिचुएशन के अंदर, तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करते हैं, तो इनके ऊपर आपने हमेशा याद नज़र रखनी है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या हैं चल रहे हैं, जंगे जुंगे तो नहीं चल रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी चल रही है उस कंट्री में। उसके बाद ग्लोबल इवेंट्स एंड मार्केट इंटरेक्शंस। ग्लोबल इवेंट्स मिसाल के तौर पर जैसे कोविड आ गया था, ठीक है, ये इस तरह की सिचुएशन कोविड वगैरह आ जाए पूरे ग्लोबली आ जाए, या एक मेजर रीजन के अंदर आपको नजर आए कि कंट्रीज के फ्लड आ गया है, या ओवरऑल इस तरह की सिचुएशन है, कोई जंग लग गई है मेजर वर्ल्ड वॉर टाइप, या तीन चार कंट्रीज की इस तरीके से। तो अब जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं लाइक नेचुरल डिजास्टर, वॉर्स या मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट्स वगैरह, तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़ा मेजर किरदार अदा करती हैं। इस तरह की सिचुएशन में जब वार्स लगती हैं, नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाए, इस तरह की सिचुएशन में, या कोई इस तरह के कोविड शोविड जिस तरह आया था, जब भी ये सिचुएशन आएंगी तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो अ, है ना इन्वेस्टर्स, उनका रुझान होता है करेंसी से निकल के गोल्ड की तरफ, तो अपने पैसे को गोल्ड के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि यूएस डॉलर और बाकी करेंसीज जो है ना वो डाउन साइड के ऊपर मूव करेंगी, क्योंकि लोग इन्वेस्टर्स बेचेंगे डॉलर को जहां कहीं भी बैठे हैं, और वो गोल्ड के अंदर पैसे डाल रहे होंगे, तो गोल्ड आपको अप साइड के ऊपर नजर आएगा। तो आप मिसाल के तौर पर आप सुबह उठते हैं और आपको एक अचानक से न्यूज़ आती है कि मुख्तलिफ कंट्रीज में एक मेजर कोई वो फैल रही है बीमारी, कोई वायरस जैसे कोविड में हुआ था। तो फिर अब आपने देखना है कि अब इस यहाँ आपको नजर आया कि कोई किसी कंट्री की, जैसे रशिया यूक्रेन की वार सिचुएशन हो गई थी प्रीवियस डेज के अंदर, या और मुख्तलिफ कंट्रीज की, तो उनमें आप देखेंगे कि गोल्ड अपसाइड के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अभी आपने देखा है कि मार्केट 1980 से जाके कहाँ पे 2300 के ऊपर 2400 के करीब पहुंच गई गोल्ड की, ये रशिया यूक्रेन वार सिचुएशन और इस तरह की चीज़ों की वजह से। तो इस तरह की जब भी सिचुएशंस होंगी तो गोल्ड हमारा अपसाइड के ऊपर जाएगा। और जो स्टॉक हैं दूसरे, जिस यूएस स्टॉक्स वगैरह या यूएस डॉलर, ये वो चीज़ ये डाउन साइड के ऊपर जाएंगे। लोग, गोल्ड एक सेफ हेवन है। गोल्ड के अलावा आपके पास जैपनीज येन, ये भी एक सेफ हेवन के तौर पे यूज होता है। तो गोल्ड और जेपीवाई के पेयर्स अपसाइड के ऊपर जाएंगे, और जेपीवाई इन इटसेल्फ स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है जिसके साथ यूएसडी जेपीवाई है या यूडी जेपीवाई है, या जो जिसके सेकंड नंबर पे जेपीवाई आ रहा है वो वीक होंगे, वो डाउन साइड पे जाएगा। इस तरह के ग्लोबल इवेंट्स के अंदर, जंगों के अंदर, ठीक है, इसको आपने अपने जहन में बिठा कर रखना। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। अब ये क्या करता है, ये इट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, कि एक कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक अरसे के लिए जो भी उन्होंने चीजें बनाई हैं और सर्विसेज दी हैं, उनसे जो उन्होंने पैसे कमाए हैं, वो बेसिकली जीडीपी कहलाता है। ठीक है, अब जब किसी कंट्री की जीडीपी परसेंटेज बढ़ रही होती है, ग्रो कर रही होती है, तो वो पॉजिटिव थिंग होती है उस कंट्री के लिए। ठीक है, आपने मिसाल के तौर पर जीडीपी का डेटा आया, ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, किसी भी डेटा कैलेंडर के ऊपर आपको नजर आ जाएगा जीडीपी का डेटा कब आने वाला है। बल्कि मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड में। ये इधर आ जाए। अब ये forex factory.com ये वेबसाइट है। तो आपने सिंपल क्या करना है, सर्च इवेंट्स में जाएं,
और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप जीडीपी सर्च करें आप। ठीक है, जीडीपी, ये अब ये आपको मुख्तलिफ करेंसीज की जीडीपी का बता रहा है। जैसे जीबीपी का जीडीपी का डेटा कब आएगा, डॉलर का जीडीपी का डेटा कब आएगा, कैड का, ठीक है, एयूडी का, एनजेडी का, मिसाल के तौर पर जीबीपी जीडीपी अगर ये सर्च करें हम यहाँ पे, अब ये हमें बता रहा है कि अपकमिंग जो डेटा है वो 11 जुलाई को आएगा 2024। ठीक है, और ये आपको प्रीवियस बताएगा जो इस वक्त लेटेस्ट आया है जून 12 को, वो बता रहा है। अब इस पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कि क्या डेटा था यहाँ पे, ये वाला जीडीपी। अब ये उन्होंने हमें बताया है इस डेटा के ऊपर कि प्रीवियस जो मंथ, ये मंथ ऑन मंथ है, जो प्रीवियस डेटा था पाउंड का वो था 0.4% जीडीपी, और इस वक्त इस महीने जो आया है जीडीपी का डेटा वो 0% आया है। यानी 0.4 से ये कम होकर 0% आ गया। अब ये जीडीपी कम हुई है, राइट। जब ये कम हुई है तो इसका मतलब है कि ये दिस इज नॉट गुड फॉर डॉलर, जीबीपी पाउंड के लिए। ठीक है, तो अब आपको इस तरह की जब सिचुएशन नजर आए कि अब जीडीपी परसेंटेज कम हो रही है, तो आप ओवरऑल, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस डेटा के अंदर आप देखें तो ये मंथ ऑन मंथ का ना हमें बता रहा है ओवरऑल। अब इसमें हम इसको अगर मैं जूम करने की कोशिश करूँ थोड़ा सा, लेटेस्ट डेटा को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो ब्लू है ना, हम इसको ख़त्म कर देते हैं फोरकास्ट वाले को, ये एरिया जो है, और इसको लाइन चार्ट हम बेसिकली कर देते हैं। अब ये परसेंटेज के हम अंदर हमें बता रहा है कि काफ़ी अरसे से जो जीबीपी है ना उसकी जीडीपी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही, उसी रेंज के अंदर अपसाइड के ऊपर चल रही है। यानी इकोनॉमी उनकी ओवरऑल सॉर्ट ऑफ इतनी ग्रो नहीं कर रही। ठीक है, अब इसके साथ बाकी जो चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे आगे, एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, वो चीज़ें अलाइन करें तो हमें फिर सॉर्ट ऑफ ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि पाउंड ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम वापस वहाँ पे सर्च इवेंट्स में जाएं, इस जगह पे जीडीपी, एक सेकंड, सर्च इवेंट में जाके दोबारा से जीडीपी यहाँ पे लिखते हैं पाउंड की। देखिए, और अपकमिंग हम देखते हैं। अब अपकमिंग जो डेटा है वो हमारे पास आ रहा है 11 जुलाई वाले दिन। अब इस दिन जब डेटा आएगा तो हम उस दिन चेक करेंगे कि अच्छा प्रीवियस मंथ में मिसाल के तौर पर कितना आया है, अभी जो रिसेंट है वो 0% था, 0.0% जो प्रीवियस मंथ आया। और अगले अब ये जब डेटा आएगा 11 जुलाई को, अगर तो आपको जो एक्चुअल डेटा उस वक्त आया वो आ जाए लेट्स से 0.5, यानी प्रीवियस मंथ से जीडीपी बढ़ी है इनकी ग्रोथ, तो ये पॉजिटिव थिंग है पाउंड के लिए। जीबीपी पाउंड के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं अब जब आप इसको टेक्निकल के साथ अलाइन करेंगे अपने स्ट्रक्चर के लेवल्स के साथ, 1 ईयर 2 ईयर जो कुछ भी हमने देखा है, और ये पॉजिटिव डेटा आने के साथ, तो यहाँ पे आपके पास मार्केट में विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस जगह के ऊपर। राइट, अगर ये कम आ जाता है 0.0% से, ये नेगेटिव में चले जाता है, -0.5 आ जाए मिसाल के तौर पर, तो अब ये नेगेटिव है पाउंड के लिए, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप जीडीपी का डेटा को ओवरऑल यूज करके एक सॉर्ट ऑफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइसेस क्या इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है। अब जीडीपी के बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट रेट्स आ जाते हैं। अब ये भी एट द सेम टाइम जो है ना वैसे यूज होते हैं। अगर तो एम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री की बढ़ रही है ओवरऑल, ठीक है, लोगों को जॉब ज्यादा मिल रही है जिस भी कंट्री की है, तो वो पॉजिटिव थिंग है उस कंट्री की। अगर आप डॉलर को देखें, उनके जॉब्स का डेटा देखें, तो वो आपको अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट की जिस दिन न्यूज आनी है फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको वैसे ही मिल जाएगी, तो आप देखेंगे अगर तो वो ज्यादा अच्छा डेटा आया, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इसका मतलब है वो डॉलर के लिए स्ट्रांग है। और अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड आपके सामने, आपको पता है, सेल साइड पे जाएगा, राइट, वाइस वर्सा।
ऑन दी अदर हैंड अगर एम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाए, आप डेटा आए और आप देखें पिछले महीने से इस दफा एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, तो ये डॉलर के लिए वीक है और गोल्ड के लिए ये चीज़ बोली है। ठीक है। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट और किसी भी कंट्री के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर और इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, ये तीन चीजें हैं दो जो कि आपस में कनेक्टेड है बहुत ज्यादा। इनको आपने और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी चीज है। अगर ये आपने समझ लिया तो आप समझ लें कि आपने 60% फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है दुनिया में, कंट्री में क्या चल रहा है, उसकी इन्फ्लेशन, उसका इंटरेस्ट रेट और फिर सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ सादा अल्फाज के अंदर। तो एक सेकंड मुझे दें, मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। अच्छा जी। हम्म। इधर ही आ जाए, ट्रेडिंग व्यू पे कर लेते हैं, वहीं पे व्हाइट बोर्ड नहीं समहा ओपन हो रहा। इधर आ जाओ। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप मुझे कोई जनरल आइडिया दें जरा, कि किसी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन बढ़े या महंगाई बढ़े तो क्या इम्पैक्ट आता है उसका, उस कंट्री के लिहाज से महंगाई अगर बढ़ रही है। अब ना ये फंडामेंटल एनालिसिस का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम इसको थोड़ा इंटरेक्टिव करेंगे क्वेश्चंस के जरिए। मैं साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप साथ साथ आंसर करेंगे, तो ये इंटरेक्टिव रहेगा हमारे लिए उतना ज्यादा, वरना ये बोरिंग हो जाएगा। अच्छा, मार्केट गिरेगी, हालात खराब होंगे, बैड। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अब जनरल जनरल एक लॉजिक तो यही कहती है ना, किसी कंट्री की इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो वो कंट्री की वैल्यू बढ़ेगी, करेंसी कम होगी। महंगाई बढ़ रही है तो ओवरऑल वो कंट्री के हालात खराब होंगे और करेंसी की वैल्यू भी कम होगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। मार्केट जब भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो लेकिन उसकी कंट्री की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अब ये क्यों है, इसके पीछे मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ, विद एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब देखें, किसी भी कंट्री के अंदर एक नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट होता है जो कि ग्लोबली 2% है। महंगाई का परसेंटेज हर कंट्री का 2% है। ठीक, इन्फ्लेशन। अब हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है ना, उसका एक ही जॉब है मेजर, कि उस कंट्री की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने से क्या मुराद है, कि वो टारगेट के करीब तरीन रहे। आइडियल तो 2% है ना, ये तो कोई भी कंट्री अचीव नहीं कर सकता। अगर अचीव कर ले तो सस्टेन नहीं कर सकता एक ही जगह पे, लेकिन आइडियल 2% होता है महंगाई या इन्फ्लेशन का। अब सिंपल सी बात है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी या महंगाई बढ़ेगी, तो सेंट्रल बैंक ने क्या करना है, जो सेंट्रल बैंक आ जाएगा यहाँ पे, और वो क्या करेगा, कोई ऐसा काम करेगा, कोई पॉलिसी ऐसी सेट करेगा जिससे महंगाई वापस 2% की तरफ चले जाए। और अगर ये 2% से गिर जाएगी, महंगाई डाउन साइड पे चले जाएगी, ये भी बेहतर नहीं है, क्योंकि टारगेट आपके पास 2% है। अगर महंगाई बहुत ज्यादा कम हो जाए ना किसी कंट्री के अंदर, तो वो इकोनॉमी डेड हो जाती है, स्लो हो जाती है। महंगाई, हर महीने चीजें सस्ती हो रही हैं, चीजें सस्ती हो रही हैं, वो कंट्री ग्रो कैसे करेगी।
चीजें सस्ती हो रही हैं, अब जो चीजें वो बना रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है, उसको ओवरऑल जो पैसा आ रहा है चीजों को बेच के वो कम हो जाएगा। ठीक है, वो तनख्वाहें अपने एम्प्लॉयज की कम कर देगा। एम्प्लॉयज की तनख्वाहें कम होगी तो वो एम्प्लॉयज ने जो अपने अपने जाके खर्चे करने हैं वो कम कर दिए जाएंगे। खर्चे मजीद कम करेंगे जाके, एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस वो कम जब होंगे, चीज़ें और सस्ती होंगी। चीज़ें और सस्ती होंगी, पैसे और मजीद कम आएंगे कंपनीज के ओनर्स के पास। वो और सैलरीज में कटिंग करेंगे और चीज़ों को स्लो करेंगे, और एक साइकिल चल जाएगा जिससे इकोनॉमी रिसेशन में चले जाती है। ठीक है, डिफ्लेशनरी रिसेशन जिसको कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है चाइना, जापान की। अब जापान में यही काम हुआ है। जापान के अंदर, क्योंकि एज ग्रुप वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा ओल्ड लोग हैं। ठीक है, वहां पे उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस अपना स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को फोर्स किया कि वो कम से कम जो है ना बच्चे पैदा करें। तो उससे क्या हुआ कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल वो ओल्ड एज के वहां पे ग्रुप बन गया। अब उससे क्या हुआ, अब उनके क्या खर्चे होंगे, कोई एक्सपेंसेस नहीं है वो। ना तो वो हॉलीडेज मनाने जा रहे हैं, ना कोई वो लग्जरीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना वो टेक्नोलॉजी के अंदर खर्चा कर रहे हैं, कुछ नहीं खर्चा कर रहे हैं। जब किसी कंट्री में खर्चा नहीं होगा ना, तो ऑफ कोर्स यानी डिमांड नहीं है, दूसरे अल्फाज में चीजें खरीदने वाला कोई नहीं है। जब चीजें खरीदने वाला कोई नहीं है तो चीजें पड़ी रहेंगी वैसे के वैसे ही, और वो सस्ती होता शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी कोई नहीं खरीदेगा, वो और सस्ती होंगी, और पूरी की पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी एक जगह। ठीक है, जैसे जापान में आप आजकल आप देखते हैं, पिछले 35 साल से ये काम चल रहा है जापान में, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो उधर के उधर स्लो हो गए, उन्होंने हर तरह का जोर लगा लिया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एज जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, वहाँ पे वो एज ग्रुप ही नहीं है इतना। तो इस वजह से सूरत, खैर बैक टू द टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था, कि इन्फ्लेशन कम हो गई 2% से, वो भी बुरी है। इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी, एक जगह स्टक होकर रह जाएगी, जीडीपी नहीं ग्रो करेगी। ठीक है, तो अगर महंगाई 2% से कम है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इसको खींच के वापस 2% तक लेके जाएगा ऐसे। तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी 2 से, वो इसको कम करना है उसने। और अगर 2 से नीचे जाएगी, इसको बढ़ा के 2 तक लेके आना है, 2 के टारगेट तक रखना है सेंट्रल बैंक ने। ये चीज तो हमें क्लियर होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि सेंट्रल बैंक इस महंगाई को कम कैसे करेगा, या कम हो गई है तो बढ़ाएगा कैसे वापस, ये सवाल है मेन जो हमने समझना है, कि ये सेंट्रल बैंक करता कैसे काम। उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि महंगाई बढ़ती क्यों है। पहले तो महंगाई इन इट सेल्फ क्यों बढ़ती है या क्यों कम होती है। जापान की मिसाल से आपको एक आइडिया हो गया होगा हल्का सा, कि इन्फ्लेशन उस वक्त बढ़ती है जब ओवरऑल स्पेंडिंग ऑफ मनी ज्यादा है। देखें, जब स्पेंडिंग ज्यादा होगी, लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, उससे क्या होगा, लोगों के वो खर्चों में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। सबसे पहले उनकी इन्वेस्टमेंट्स, वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेसेस इस्टेब्लिश करेंगे। नहीं, उसके अलावा वो लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा करेंगे ज्यादा। उसके अलावा वो फूड एंड एनर्जी के ऊपर ज्यादा खर्चा करेंगे, फूड और एनर्जी के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ज्यादा रियल स्टेट के अंदर पैसा जाएगा, ज्यादा बिजनेसेस खड़े होंगे, ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल लोग अपनाएंगे, और फूड और एनर्जी इन सारी चीजों पे खर्चा ज्यादा करेंगे। जब ज्यादा खर्चा होगा, स्पेंडिंग ज्यादा होगी, इसका रिजल्ट क्या होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक मोबाइल है कोई, लेट्स से, और हर बंदा कह रहा है मैंने इसको खरीदना है, और पैसे लेके पहुंच जाए, लेकिन मोबाइल तो लिमिटेड है वहां पे। तो क्या होगा, जो बेचने वाला है मैं मोबाइल, वो क्या करेगा, मोबाइल की प्राइसेस बढ़ा देगा। वो कहेगा कि डिमांड इतनी है, लोगों ने तो खरीद लेना है। वो चीज़ों की प्राइस वो महंगा करना स्टार्ट कर देगा। यानी जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं। राइट, जब डिमांड ज़्यादा है तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगी। जब प्राइस बढ़ेगी, इसको आप दूसरे अल्फाज में क्या कहते हो, जबकि कोई चीज़ महंगी हो जाती है, उसको आप कहते हो इन्फ्लेशन।
राइट। यानी कि जब लोगों की स्पेंडिंग ज्यादा है तो वो इन तमाम चीजों में ज्यादा खर्चा करेंगे, यानी इनडायरेक्टली डिमांड चीजों की बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उन चीजों की प्राइसेस बढ़ेंगी, और जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो सारा का सारा साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्पेंडिंग से, कि लोग पैसा ज्यादा खर्च करें। और लोग पैसा ज्यादा खर्च कब करेंगे? अब इसको बैक ट्रैक करते हैं। जब लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा हो, पैसे लोगों के पास जब ज्यादा पड़े होंगे तो वो क्या करेंगे? ज्यादा खर्चा करेंगे। ज्यादा खर्चा करेंगे किन चीजों में? इन सारी चीजों में। इससे क्या होगा? इन सारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी, जिससे डायरेक्टली क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी, और उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी उस कंट्री में। ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी, हर चीज की, हर चीज महंगी होगी। यानी पैसे जितने ज्यादा लोगों के पास हैं उतना ही वो ज्यादा खर्च करेंगे, और ये साइकिल स्टार्ट होगा। अब इसका फ्लिप केस स्टडी करते हैं। फ्लिप केस इसका क्या है? कि लोगों के पास पैसे नहीं है। जब पैसे लोगों के पास है नहीं है, या उनके पास पैसों की तक की रसाई मुश्किल है, सप्लाई ऑफ मनी है ही नहीं वहां पे, ठीक है, तो क्या होगा? जब पैसे उनके पास है ही नहीं तो खर्चा नहीं होगा, स्पेंडिंग नहीं होगी। स्पेंडिंग नहीं होगी तो ये सारे कामों में पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं होगा तो इसका मतलब है डिमांड क्या हो जाएगी चीजों की, इन तमाम चीजों की। जब पैसे ही नहीं है, खर्चा ही नहीं करना, तो डिमांड इन सारी चीजों की कम हो जाएगी। जब डिमांड नहीं है तो उनकी क्या होगी? प्राइसेस ड्रॉप करेंगी। जब प्राइसेस ड्रॉप करेंगी तो जो महंगाई है ओवरऑल वो क्या होगी? वो भी ड्रॉप करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर पैसे, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और अगर सप्लाई ऑफ मनी कम हो गई, लोगों के पास पैसों की रसाई या खर्चने के लिए पैसे कम है, तो महंगाई फिर उससे इनडायरेक्टली कम होगी। इन्फ्लेशन डाउन, यानी सप्लाई ऑफ मनी डाउन, इन्फ्लेशन डाउन। सप्लाई ऑफ मनी अप, इन्फ्लेशन अप। अब यहां तक आप मुझे बताएं कि बात समझ में आ रही है? कोई ऐसी बात तो नहीं मैंने कर दी जो आपको समझ ना आई हो? ठीक हो गया, यानी यहां तक बातें क्लियर है। अब जो हमने ओवरऑल यहाँ पे ये सारा चीजें आपको बताने का मकसद क्या था? एक जुमला, और वो क्या है? कि सप्लाई ऑफ मनी इक्वल्स टू इन्फ्लेशन। राइट। सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सप्लाई ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग, इन्फ्लेशन इज डिक्रीजिंग। ठीक है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ। अभी तक हमने ये बात यहाँ पे स्टैब्लिश कर ली है। नाउ अगेन बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कि 2% इन्फ्लेशन ये टारगेट है हमारा। ठीक है। और एक सेंट्रल बैंक बैठा है जो कि जिसकी ये ड्यूटी है इस टारगेट को अचीव करना, महंगाई। महंगाई अगर इन्फ्लेशन राइज कर रही है तो सेंट्रल बैंक इसको डाउन साइड पे लेकर जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन डाउन साइड पे जा रही है तो सेंट्रल बैंक इसको अप साइड के ऊपर लेके जाएगा, इस तरीके से। राइट। दिस इज वन थिंग। नाउ एक और चीज जो साइड पे हमने डिस्कस की है, कि सप्लाई, जितनी लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी, और जितना ज्यादा पैसे कम होंगे जितने, उतनी कम इन्फ्लेशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और सेंट्रल बैंक ने क्या करना है, इस इन्फ्लेशन को डाउन लेके आना है, तो महंगाई डाउन लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको?
सप्लाई ऑफ मनी डाउन करनी पड़ेगी, लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए कम होना चाहिए। मुश्किल बनाना है उन्होंने कि लोग पैसा, बेसिकली इन्फ्लक्स ऑफ द मनी या सप्लाई ऑफ द मनी या पैसा खर्चने के लिए लोगों के पास कम हो। तो ये काम करेगा सेंट्रल बैंक। पॉलिसी एक बनाएगा ऐसी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, लोगों के पास सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन डाउन आना शुरू हो जाएगी। और जब इन्फ्लेशन डाउन जा चुकी है और सेंट्रल बैंक ने इस इन्फ्लेशन को वापस बढ़ाना है, 2% तक लेके जाना है, तो सेंट्रल बैंक कुछ ऐसी पॉलिसी सेट करेगा जिससे लोगों के पास पैसे ज्यादा हों। जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो फिर वो खर्चेंगे ज्यादा, और उससे महंगाई वापस, इन्फ्लेशन हमारी 2% की तरफ चले जाएगी। सो सेंट्रल बैंक ने सारा का सारा काम क्या करना है, इस पैसों को कम या ज्यादा करना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आपके जेहन में आ रहा है कि सेंट्रल बैंक ये कैसे करेगा, लोगों के पास पैसे बढ़ाएगा या कम कैसे करेगा? राइट, ये राइट क्वेश्चन है। एनी आइडिया आपके जेहन में कोई इसका आंसर हो कि सेंट्रल बैंक ये कैसे कर सकता है? जबरदस्त, बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट्स। अब यहां पे बात आ जाती है अगली चीज की, जो कि है अगला रोल इंटरेस्ट रेट का हमारे पास। इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट सिंपल सी बात है, एक बैंक है, ठीक है, इसको हम बैंक लिख लेते हैं। यहां से क्या है, लोग लोन लेते हैं। अब लोन जाके वो क्या करते हैं, लोन लेके वो क्या करेंगे, सारा का सारा वो जो पैसा है वो स्पेंड करेंगे। स्पेंड किस किस में करेंगे, वो तमाम चीजें, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बिजनेस खोलेंगे, लाइफस्टाइल पे खर्चा करेंगे, ओवरऑल फूड एंड एनर्जी पे करेंगे, और रियल एस्टेट में करेंगे, स्टॉक मार्केट में करेंगे, सारा कुछ। ठीक है, और ये सेंट्रल बैंक अंडर किसके आता है? और ये वाला बैंक जो कमर्शियल है वो आता है सेंट्रल बैंक के अंडर। तो अब सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी बनाएगा ऐसी, जिससे वो लोन को देना आसान कर सके या देना मुश्किल कर सके। अब देखें, जब किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, यानी कि आपने अगर लोन लेना है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़े। मिसाल के तौर पर सेंट्रल बैंक आता है, वो कहता है कि 10% इंटरेस्ट रेट है जी। अब अगर आपने पैसे लेने हैं तो लेट जस्ट से 1 महीने का आपको इंटरेस्ट 10% पे करना पड़ेगा हमें। इससे क्या होगा, लोन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए। अब 10% हर महीने कौन लोन इंटरेस्ट वापस देता फिर है बैंक को? तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या बात हुई कि लोगों के लिए लोन लेना डिफिकल्ट हो गया। अब जब लोन लेना डिफिकल्ट हो गया तो वो स्पेंडिंग क्या कर पाएंगे? यस या नो में मुझे बताएं, वो पैसे खर्च कर पाएंगे? बाकी भी बताएं। यस, सिंपल सी बात है कि अब लोगों के पास स्पेंडिंग नहीं है, उन्होंने क्या कंट्रोल कर दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोन लेना डिफिकल्ट कर दिया। और जब लोन लेना डिफिकल्ट हुआ, उससे क्या हो गया, सप्लाई ऑफ मनी अब कम हो गई, लोगों के पास पैसे कम हो गए। तो पैसे कम हो गए तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन अब क्या होगी, डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगी। यानी जब इंटरेस्ट रेट, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, लोग पैसे नहीं होंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन हमारी डाउन साइड के ऊपर आना शुरू कर देगी। ऐसे, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, डॉलर स्पेंड नहीं करेंगे, डॉलर खर्च नहीं करेंगे, एक तो ये काम होगा।
जिनके पास पैसे नहीं है, दो कैटेगरीज होती है ना। एक कैटेगरी होती है लोगों की जिनके पास पैसे होते हैं, और एक होती है जिनके पास पैसे नहीं होते। जिनके पास पैसे नहीं होते वो तो लोन लेना है उन्होंने, और वो लोन बेचारे ले नहीं पाएंगे जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अब दूसरी कैटेगरी होती है जिनके पास पैसा ज्यादा है, जो कि इन्वेस्टर है। अब देखें, अगर कोई इन्वेस्टर है और उसको नजर आ रहा है कि ये बैंक कह रहा है कि अगर आप लोन लेते हैं तो 10% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पैसे हमारे बैंक में जमा करवाते हैं तो हम आपको 10% देंगे। इंटरेस्ट रेट यही होता है ना, कि अगर आपने लेना है तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप दे रहे हैं तो आपको 10% मिलेगा। तो अब जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सारा का सारा जिनके पास पैसा मौजूद है वो सारा का सारा क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ताकि उनको क्या मिले, इंटरेस्ट वहां से मिले। पैसे कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए वहां से वो बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे। अब देखें, अब सेंट्रल बैंक ने एक एक्शन लिया, एक पॉलिसी की है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, उससे दो काम हुए हैं। जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए तो और मुश्किल हो गया लोन लेना, वो तो खर्चा करेंगे ही नहीं। लेकिन जिनके पास पैसे हैं भी, वो भी क्या करेंगे, उसको खर्चेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, जाके बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, ताकि उनको हर महीने प्रॉफिट वहां से मिले। और तीसरी कैटेगरी होती है जिनके पास डॉलर पड़े ही नहीं है, वो किसी और चीज में पैसे डाल के बैठे थे, गोल्ड में डाल के बैठे थे, वो स्टॉक मार्केट में पैसे डाल के बैठे थे, वो क्रिप्टोज में पैसे मार डाल के बैठे थे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार ये सारी मार्केट तो रिस्की है, तो चलो गोल्ड जो पड़ा है, जो कुछ भी मेरे पास पड़ा है ना, उसको बेचो। वो क्या करेंगे, गोल्ड वगैरह जो कुछ भी इनके पास है उसको सेल करेंगे। सेल करके क्या खरीद लेंगे, डॉलर। डॉलर खरीद लेंगे और वो डॉलर खरीद के जाके करेंगे कि इसमें डिपॉजिट बैंक में, ताकि उनको मिले इंटरेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे कितने काम हो रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो तो वैसे नहीं खर्च पर कर पाएंगे, जिनके पास पैसे हैं वो डिपॉजिट कर देंगे, और जिनके पास पैसे डॉलर नहीं है, किसी और चीज में पैसे पड़े, वो बेच के डॉलर खरीदेगा। अब देखें, जब डॉलर खरीदेगा वो, तो डॉलर बताएं, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, मुझे आप बताएं। इंक्रीज होगी ना, डिमांड बढ़ रही है डॉलर की। डॉलर की डिमांड बढ़ रही है लेकिन खर्चने को कोई तैयार नहीं है। तो अब इससे क्या होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा ना, जब डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं डॉलर के अंदर, बाकी चीजें बेच बूझ के, तो डॉलर किधर को जाएगा, अप साइड के ऊपर जाएगा। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे दो काम होंगे, डॉलर ऊपर जाएगा, और गोल्ड और बाकी क्रिप्टोज और बाकी स्टॉक्स वो सारे के सारे सेल हो जाएंगे। और ये सारा का सारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों, ताकि लोन लेना ये सारा कुछ मुश्किल हो सके, और लोग कम खर्चे और इन्फ्लेशन डाउन आ जाए। इसका मतलब है जब महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ी किसी कंट्री की, तो उससे इन्वेस्टर को इनडायरेक्टली क्या सिग्नल पहुंचा, कि अब सेंट्रल बैंक जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, और उससे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो सारे लोग क्या करेंगे, चीजें बेच बूझ के डॉलर खरीदने लग जाएंगे, ताकि फ्यूचर में जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो हमारे पास डॉलर मौजूद हो पहले, और हम उससे पैसा कमा सकें। तो डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है, अगर आपको खबर मिलती है, डेटा आता है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन को दूसरे अल्फाज में कहते हैं सीपीआई। अगर डेटा आता है सीपीआई का पॉजिटिव, यानी आपको नजर आता है सीपीआई बढ़ी है, तो उससे आपको क्या क्या आपने डिसीजन निकालना है, कि अब डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड सेल होगा। और क्यों होगा, उसके पीछे ये सारी लॉजिक मैंने आपको समझा दी। और इन्फ्लेशन को, ऊपर गई हुई इन्फ्लेशन को डाउन लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे एक सेकंड दें।
मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा, साथ साथ एग्जांपल्स भी जरूरी है ना। अच्छा, ये वेबसाइट है एक, अब उसको आपने याद रख लेना है। इसका नाम है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में आपने जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है यहाँ पे, और यहाँ से हम ओपन करते हैं इंटरेस्ट रेट, और हम इन्फ्लेशन रेट ये ओपन करते हैं। पहले इन्फ्लेशन को जाते हैं, हम डॉलर की एग्जाम, यूएस की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंट्री की एग्जांपल ले सकते हैं, मैं यूएस की ले रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स। ये आ गया, ये क्या है जी, इन्फ्लेशन रेट। इसको हम कर लेते हैं लेट से 10 ईयर के ऊपर, और इसको मैं लाइन चार्ट बना लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अब ये आपको पिछले 10 ईयर की वो बता रहा है, क्या, इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे आप देखें, ये लाइन जो है ना, ये है 2% की, ये वाली। ठीक है, अब देखें जब 2% से नीचे था, गया है, तो इसको वापस किधर को लेकर गए, 2 के ऊपर, 2 तक। 2 से ऊपर चले गया तो वापस 2 तक, नीचे गया था 2 तक, यानी 2 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अब 2 से फिर नीचे गई है, तो अब खींच के फिर 2 से ऊपर ले गए, लेकिन ज्यादा ही ऊपर चले गई। तो अगेन अब इसको वापस किस पे लेके आना है, 2 तक लेके आना, नीचे 2, ये टारगेट है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि ये महंगाई बहुत ज्यादा है, 9% तक इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है जून 2022 में यूएस में। तो अब यूएस ने क्या करना था जी, अपनी इन्फ्लेशन को वापस डाउन लेके आना था, नीचे 2% तक। तो अभी हमने बात की कि महंगाई नीचे लेके आने के लिए उन्होंने क्या करना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। राइट, अब जाके हम देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन जब डाउन आना शुरू हुई जून के बाद, तो इंटरेस्ट रेट में क्या किया उन्होंने। अभी ये इंटरेस्ट रेट वाला आ गया टेबल, यहाँ पे जाके हम यूएस की एग्जांपल देखते हैं। ये यूएस की एग्जांपल आ गई, इसको भी 10 ईयर हम कर लेते हैं। अब आप देखें, ये आ गया अप्रैल, मई, जून। यहाँ पे उन्होंने, ये इंटरेस्ट रेट है उनका, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को क्या किया, बढ़ाना शुरू कर दिया ग्रेजुअली, हर महीने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। जब हर महीने उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो जो मैंने अभी आपको समझाया लॉजिक, कि बैंक में और पीछे इकोनॉमी में क्या चीजें चल रही होंगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता महंगाई उनकी डाउन साइड के ऊपर आना शुरू हो गई। बात समझ में आ रही है। अगर आप DXY का चार्ट ओपन करके देखें इस तरीके से, और इसको आप डेली में चले जाएं, और वहां पे जाके आप 2022 में जाएं, यस, ये यहाँ पे। अब आप देखें 2022 में हम आ गए, ये वाला, और कब उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया पहली दफा, देखें 30 अप्रैल 2022, अप्रैल मार्च, अप्रैल और मार्च के अंदर, इधर आप देखें, ये आ गया आपके पास मार्च अप्रैल, ये। ठीक है, ये डेट्स। अब देखिए इसके बाद डॉलर क्या जाना शुरू हो गया है, किस साइड पे, अप साइड के ऊपर। क्यों, अब मुझे आप बताएं कि डॉलर ऊपर क्यों गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जो अभी बताया मैंने, मुझे स्ट्रोंग हुआ, स्ट्रोंग क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। यस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया उन्होंने, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो जो भी लोग थे उन्होंने क्या किया, बाकी चीजें बेच बाच कर डॉलर खरीदना शुरू कर दिए। राइट, जैसे जो जब मैंने आपको बताया, और ये आपके पास ट्रेंड है उसका। और ये लंबा महीनों, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बताया था टॉपिक है, कि ये फंडामेंटल्स के ट्रेंड ऐसे होते हैं, महीनों तक चलने वाले। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, ये तो अब आपको समझ में आ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों, क्योंकि उन्होंने की इन्फ्लेशन जो थी ना, अप्रैल मई में
वो बहुत ज्यादा हो गई थी, अब इसको कम भी तो करना है ना, तो उन्होंने करने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जिससे डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया। और इस केस में आपको पता है यूरो यूएसडी और बाकी चीजें नीचे आ रही होंगी इस टाइम पे। ठीक है, अच्छा अब इसका फ्लिप साइड देखते हैं। लेट से इन्फ्लेशन कम हो गई, टारगेट था जी हमारा 2%, 2% टारगेट था, और इन्फ्लेशन होगी डाउन 2% से नीचे चलेगी, लेट से 0 पे चलेगी या 1% पे चलेगी जिधर में। अब इसको वापस ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर लेके कब जाएगा, महंगाई बढ़ती कब है, जब लोगों के पास सप्लाई ज्यादा हो। सप्लाई ज्यादा होगी, खर्च ज्यादा, लोग पैसे खर्चेंगे, तो इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो अपने इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देगा। उससे क्या होगा, जो बैंक है ना, वो क्या करेगा, वो सस्ते लोन देगा, इजी लोन मिलेंगे वहां पे। यानी पहले 10% पे था ना, इन लोगों को लोन मिल रहा, वो कहेंगे लेट से 1% पे हमसे ले लो, या 0% पे, 0.01% पे ले लो। बहुत अपने इंटरेस्ट रेट को डाउन कर दिया गया। जब लोगों ने कहा कि यार ये तो फ्री मनी है, 1% इंटरेस्ट रेट तो कुछ नहीं होता, हम तो लोगों ने क्या किया, ज्यादा लोन्स लिए। यूजुअली लोग क्या करते हैं, ज्यादा लोन लेते हैं। जब ज्यादा लोन लेंगे, उससे क्या होगा, पैसा ज्यादा आ गया उनके पास, सप्लाई बढ़ गई, तो स्पेंडिंग ज्यादा हो गई, लोग खर्चे करेंगे। जब खर्चे करेंगे तो महंगाई भी, इन्फ्लेशन वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, वापस ऊपर वाली साइड पे। तो इंटरेस्ट रेट डाउन किया, महंगाई वापस बैक टू द टारगेट लेवल्स। लेकिन इससे डाउन करने से उनको खुद डेंट क्या पड़ेगा, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने बैंकों में डॉलर रखवाए हुए हैं, अब जब उनको खबर मिलेगी यार इंटरेस्ट रेट तो डाउन आ गया है, तो अब बैंक में रखने का फायदा कोई नहीं, वो क्या करेंगे, पैसे बैंकों से निकलवाएंगे, डॉलर्स को निकलवा के क्या कर देंगे, बेच देंगे, बेच के कोई और चीज खरीद लेंगे, जैसे कि गोल्ड, जैसे कि बीटीसी, जैसे कि स्टॉक्स, जैसे कि बाकी करेंसीज, जीबीपी, यूरो और बाकी करेंसीज। तो ये सारा कुछ क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, और डॉलर सेल हो जाएगा। किस वजह से, इंटरेस्ट रेट काटने से। इंटरेस्ट रेट काटने से क्या होगा, लोन लेना आसानी होगी, खर्चा ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट एक और होगा, डॉलर सेल होगा। यानी जब भी याद रखें इंटरेस्ट रेट डाउन आएगा, जिस भी करेंसी का, उसकी वैल्यू डाउन जाएगी, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बढ़ेगी। अब ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। इसकी फिर एग्जांपल देखते हैं, मुझे आप बता दें, ओके है ना, सिंपल सी बात है, कोई इसमें वो कोई नहीं है। अब देखें, ठीक हो गया, समझ आ रही है आपको। अब वापस चलते हैं उसी चार्ट पे जो हम डेटा देख रहे थे। अब आप ये देखिए, ये है जी महंगाई, इन्फ्लेशन। ये टाइम है जी 2020 का, जनवरी 2020, जब महंगाई डाउन हो गई बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 0.1 पे चलेगी महंगाई, इन्फ्लेशन बिल्कुल डाउन चलेगी 2 से। टारगेट क्या था, 2 का, 2 तक होनी चाहिए, लेकिन महंगाई बिल्कुल डाउन चलेगी, यानी लोगों ने पैसा खर्चना कम, खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। इन्फ्लेशन डाउन है, लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ, आपको याद है यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज हुई थी मई 2020 में, अराउंड मार्च अप्रैल, याद है, इस टाइम पे 2000, जैस कोविड आया था। कोविड में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन से क्या होगा, लोग डर के घरों में बैठ गए। जब लोग घरों में बैठ गए, उन्होंने कहा पता नहीं कब तक लॉकडाउन रहेगा, तो उन्होंने पैसे खर्चना बंद कर दिए, स्पेंड करना बंद किए, तो क्या हुआ, इकोनॉमी स्लो हो गई और महंगाई 0 पे। ठीक है, तो अब क्या करना था, महंगाई को वापस ऊपर लेके जाने के लिए इंटरेस्ट रेट को काटना था, कम करना था। तो इधर जाए जरा, इंटरेस्ट रेट वाले टेबल पे, आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट को इस इन टाइम्स में, मार्च के बाद, उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल उठा के 0.25 कर दिया, यानी 1% से भी कम, ऑलमोस्ट फ्री में पैसे।
फ्लैट कर दिया उन्होंने, इंटरेस्ट रेट 0.25% कर दिया, यानी लोन लो जितने मर्जी हमसे। लोगों ने फिर क्या किया, मैं आपको भी चार्ट पे दिखाता हूँ लोगों ने क्या किया। लेकिन पहले समझने, लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने लोन लिए हैं वहां से, और वो लोन लेके डॉलर सारे बेचे, लोन लिए, लोन लेने के बाद वो पैसे इन्वेस्ट किए किधर, उन्होंने गोल्ड के अंदर, उन्होंने बिटकॉइन के अंदर, उन्होंने स्टॉक्स के अंदर, नेस्डैक के अंदर, US 100, US 500, US 30, जितने भी स्टॉक्स है, गोल्ड है, बिटकॉइन है, ये सारा काम उन्होंने किया। ठीक है, तो अब जाते हैं हम इस टाइम पे, मार्च अराउंड 2020, DXY का चार्ट ही देखते हैं। 2020 का मार्च, ये आ गया, ये आ गया जी मार्च। अब यहाँ पे क्या किया गया जी, जैसे मैंने आपको समझाया था, इंटरेस्ट रेट डाउन किया। इंटरेस्ट रेट डाउन से लोगों ने क्या किया जी, डॉलर सेल किए, जिनके पास थे। और दूसरा काम क्या हुआ, जिनके पास नहीं भी थे ना, उन्होंने बैंकों से डॉलर लिया, उससे डॉलर ये देखे डाउन आया, और गोल्ड और बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट की। तो देखें जरा आप, गोल्ड का अगर हम चार्ट ओपन करें, ठीक है, और इस टाइम पे अगर हम जाएं, वही टाइम 2020 का मार्च, ये 2021 है, ये आ गया जी मार्च। ठीक है, अब ये वो टाइम था जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटे। जैसे इंटरेस्ट रेट काटे, लोगों ने फ्री में वहां से लोन लेके डॉलर, गोल्ड और बाकी चीजें खरीदी, और ये गोल्ड चेक करें, ऑल टाइम हाई बनाया उस वक्त इसने ने। होता था कितना, 1400 के पास चलता होता था, और 2000 के ऊपर ऊपर पहुंच गया गोल्ड। ठीक है, BTC देखें जरा, BTC का आप चार्ट देखेंगे, और इस टाइम, इसी एग्जैक्टली वही टाइम पे जाना है आपने, मार्च 2020, जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटे। अम्म, ये आ गया जी मार्च, ये नहीं, ये सितंबर है, मार्च हमें चाहिए, जो ये आ गया मार्च, ये आ गया मार्च, ये देखें, कहाँ पे होता था बिटकॉइन, 4000 के ऊपर, कहाँ पे पहुंच गया, 42,000 के ऊपर। लोगों ने सारा पैसा बैंकों से फ्री में लूटा, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, गोल्ड में भी आपने चार्ट देखा, वहां पे इन्वेस्ट किया। स्टॉक देख लें, नेस्डैक खोल के देख लें, NAS 100, चार्ट ओपन करें, एग्जैक्ट इसी डेट पे जाएं, एक सेकेंड, मार्च 2020, ये आ गया, ये आ गया मार्च 2020, ये चेक करें कितना ऊपर गई है मार्केट, एग्जैक्टली वही लो, वही महीना, जहां पे ये देखें, ये कौन सा महीना है, ये मार्च है जब इंटरेस्ट रेट नीचे गया, मार्च 15 2020, यहाँ पे जाएं, मार्च 15, जैसे इंटरेस्ट रेट काटा, एग्जैक्ट डेट यहाँ पे जाके देखें, ये आ गया, ये 15 16 मार्च नीचे चल रहा है, ये वहां पर मार्केट ने लो बनाया, और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई। अब ये होते हैं फंडामेंटल्स। अब एक दफा फंडामेंटल बन गया, अब टेक्निकल्स क्या होंगे, टेक्निकल्स आपकी डायरेक्शन बना देंगे वैसे ही, 1 2 3 4 5 वेव बनी, 5 वेव बनाने के बाद ये 2 का लेवल है, डिमांड है यहाँ से बाय, फिर 2 का लेवल है, डिमांड है यहाँ से बाय। अब टेक्निकल डायरेक्शन बना लेंगे उसके साथ में, फंडामेंटल्स के साथ, मेन पीछे ये चल रहा है काम। ठीक है, मैंने इसको जितना आसान करके मैं समझा सकता था, सेंट्रल बैंक को, इन्फ्लेशन को, इन चीज़ों को, इंटरेस्ट रेट को मैंने समझाया है। अब मुझे आप बता देंगे समझ आई है या नहीं इस बात की। हम्म, तो ये होते हैं जी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, और इनको आपने ऐसे ही, जो मैंने आपको बताया ना, इनके ऊपर आपने नजर रखनी है, बुलिश जाएगा क्या, नीचे जाएगा कब, कौन सा करेंसी पेयर, जो सारी मैंने चीजें बता दी, इनको आपने लिख के रख लेना अपने पास। ठीक है, अगर आपको ये चीजें पहली दफा आप सुन रहे हैं,
तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको याद रखने में। तो आप एक दफ़ा दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी फिर से। तो ये इस तरीके से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। ठीक हो गया? ये सबसे मेजर चीज है। और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी कैसे आती है? आपने खबर सुनी होगी, एफओएमसी एक नाम से न्यूज आती है, जिसके बाद जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है वो आके बताता है कि क्या क्या वो देख रहे हैं। ये हो वो ये जो फेडरल रिजर्व है ना, ये सेंट्रल बैंक है यूएस का। तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर वो बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्या होगा उससे। तो जैसे ही वो न्यूज़ आए, जो भी डिसीजन लें, आपने तैयार हो जाना उस हिसाब से। अब बढ़ाया उन्होंने तो उस हिसाब से आपने रेडी हो जाना है, कम किया उन्होंने तो उस हिसाब से आपने रेडी हो जाना। ठीक हो गया? तो ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब आप जाके, क्या नाम है, ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है, इधर आ जाए, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के नाम से। इस वेबसाइट पे आपको सारे के सारे डेटाज मिल जाएंगे। आपको जीडीपी का रेट मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाएं, आप जिस भी कंट्री की जीडीपी को स्टडी करना चाहते हैं, फंडामेंटल्स आप बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप लेट्स से यूएस की ओपन कर लेते हैं ना, वही हम एग्जांपल देख रहे हैं। तो आप इसका ओवरऑल डेटा देखें, तो ये आपको जीडीपी का डेटा बता देगा। आप इसको स्टडी करें कि क्या है पूरा ईयर में, क्या है। आप इसको 5 ईयर का यहाँ पे करके देखेंगे इस तरीके से, तो ये आपको ओवरऑल बता देगा कि हर 3-3 महीने बाद जीडीपी बढ़ी है या कम हो रही है। ठीक है? आप जीडीपी के अलावा इंटरेस्ट रेट, ये हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट देखनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं कंट्रीज के। ठीक है? ओवरऑल क्या नाम है, जैसे यूएस का आप देख लें, ये आ गया। ये आपको यहाँ पे बता देगा क्या कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब ये देखें, अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर यानी लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर ये ऐसे ही रहा और किसी दिन आके सेंट्रल बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने आके ऐलान कर दिया हम अपने, आप देखें ना उनके इंटरेस्ट रेट अब किस जगह पे पहुंचे हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। ये ऊपर है जी, 5-5.5% पे। अब ये जब अपने इंटरेस्ट रेट काटना शुरू करेंगे जिस दिन, तो उस दिन डॉलर की वाट लग जाएगी, सेल होना शुरू हो जाएगा, गोल्ड आपको और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काटा, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही इतनी बड़ी पड़ी है उनके, नेगेटिव चीजें एक दूसरे के साथ इकट्ठी होगी, तो डॉलर सेल हो जाएगा मेजर 5-6 महीनों के लिए। राइट? तो इन चीजों को आपने ऐसे देखना है। ठीक है? तो आप इनको एक्सप्लोर करें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और आपको एज अ ट्रेडर जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जो चीज़ें आपने आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। ये वेबसाइट आपके सामने है, आप इन पूरी ये देख लें कितने इनके सेक्शंस हैं। ठीक है? यूजुअली जो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट होते हैं ना, जो इकोनॉमीज वगैरह कंट्रीज की या देख रहे होते हैं सारा कुछ, वो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। लेकिन आप मेन मेन ये जो चीज़ें हैं ना, आप इनको ज़रूर क्या नाम है, एक दफ़ा एक्सप्लोर करें, देखें जाके, इनके बारे में रिसर्च करें एज अ ओवरऑल नॉलेज के तौर पे। बाकी ट्रेडिंग में जो चीज़ें चलनी है आपके फॉरेक्स में, वो मैंने आपको समझा दी है, जो मेजर इफेक्ट करती हैं। अब जो चीज़ हमने बात की है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं समझ आई आपको, कंफ्यूजन कर रही है जो हमने बातें की है? अच्छा जी, अनम्यूट करना है। जी मैं दिलावर खान आपको अनम्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम कैसे रहमतुल्लाह। हैं हमजा भाई, ठीक है? ऑल गुड। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से हमजा भाई, आउटस्टैंडिंग आपने जो है वो फंडामेंटल पढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है ना वो बस ये है
जो जैसा आपने बताया है कि हम फंडामेंटल के ऊपर जो ट्रेड करेंगे वो अपने जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को देख के ही करेंगे। जैसे न्यूज़ के बिल्कुल टाइम पे तो इस तरह होता है ना कि अगर मान लें कि वो बेयरिश ट्रेंड में है, एकदम न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आ गई तो वो एकदम बुलिश हो जाएगा, ऊपर ही ऊपर जी। जाती रहती है मार्केट। तो उस टाइम पे हमें नहीं करनी, हमें अपने ही स्ट्रक्चर का वेट करना, उसके बाद हमने करनी है बिल्कुल इसी तरीके। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। उसी टाइम ऑफ कोर्स आप नहीं कैच कर सकते ना, न्यूज आने से पहले हाउ डू वी नो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? किसी बंदे को नहीं पता, दुनिया में नहीं किसी को पता होता। और ये इलीगल है कि न्यूज आने से पहले अगर कोई लीक कर दे कि डेटा क्या आने वाला है, ये जुर्म है और एसईसी की सजा है इसके ऊपर। 10 साल तक कैद हो सकती है। और ये हमारे एग्जांपल्स हैं इसकी। आप सर्च करके देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा था, वो अपने वो एक स्पेसिफिक लेबर कंपनी का लेबर डेटा आता होता था, तो वो लीक कर देता था एक दिन मतलब कुछ घंटे पहले या पता नहीं दिन पहले, वो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था। तो जब वो पता चला एसईसी को, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, उसको सजा दी है। तो वी डोंट नो, सो हमें नहीं पता। जब डेटा आ जाएगा, हमें अब पता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उस डायरेक्शन में स्ट्रक्चर लाइन हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। मार्केट खुद ही उस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। आराम से फिर ज्वाइन करें उसे। ऑलराइट, यानी कि मतलब बस हम स्ट्रक्चर का अलाइन होने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम जी अपनी जी ट्रेड में बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ऑलराइट। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, और कौन थे? क्या नाम है? सैफ अली, आप कह रहे थे अनम्यूट होना है। अच्छा जी, जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा अस्सलाम वालेकुम सर। हूँ। जी वालेकुम अ, अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ना लास्ट क्लास के रिलेटेड है, फिब के रिलेटेड है। तो फिब पर मैंने ना अच्छा आप जीबीपी एक यूएसडी सेकेंड, बारे में। आप ऐसा करें, थोड़ी देर जी। वेट कर लें, मुझे पहले ये आज का वाइंड अप करने दें। आज का जो क्वेश्चन है किसी का, तो उसके बाद आप पूछ लीजिएगा ये। और ओके राइट सर। हाँ ओके। आपका आज के मुतालिक जो टॉपिक है, पहले मुझे इसको वाइंड अप करने दें। किसी और का कोई क्वेश्चन है जो बात समझ ना आई हो? न्यूज़ के टाइम ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? न्यूज़ के टाइम अविनाश, बेटर इट इज़ कि आप वेट कर लें वहाँ पे। ठीक है। टेक अनएक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी होती है, किसी साइड पे भी वो निकल सकता है, तो बेटर है कि वो वेट कर लें। क्या होगा यार, मैक्सिमम एक ट्रेड निकल जाएगी, वो बजाय उसके कि आप खामखा में अच्छा खासा लॉस कर लें। ट्रेड तो बन जाएगी आपके पास, न्यूज़ के 15-20 मिनट बाद आपको कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन में। हाँ, तो बेटर यही होता है अब हमेशा कि आप उस डायरेक्ट आप वेट करें उसके अंदर, थोड़ा सा कोशिश हो करें। अच्छा जी। नौफल अहमद, जो आपको ट्रेडिंग में चाहिए थी ना चीज़ें जरूरी, वो मैंने आपको समझा दी हैं। बाकी हम यहाँ पे मतलब आपने इकोनॉमिस्ट के तौर पे करना है ना इसको, तो वो ऑफ कोर्स आप उसको एक्सप्लोर करें खुद ब खुद। ट्रेडिंग में जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी हैं, यही चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा कुलदीप, आज का नहीं है आपका? ठीक है, आपका जो है, मुझे आज का। दिलावर खान, इप्डा बेसिकली ये सारा कुछ जो हमने बातें की है ना, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, किल जोन्स के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारे के सारे ये इप्डा थ्योरी के पार्ट्स हैं सारे के सारे। ठीक है। इप्डा मींस इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, यानी कि प्राइस डिलीवर कैसे होती है, फेयर वैल्यू गैप कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ ये उसी के अंदर है। वो मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया। अविनाश, थ्री बॉक्स सिस्टम कल मैंने आपको बताया तो था। कल की आप वो वीडियो को स्टार्ट से देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी क्या है वो थ्री बॉक्स, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स वाला। ठीक है। आईडीएम वगैरह का, आईडीएम इंड्यूसमेंट को कहते हैं वलीद, वो जैसे मैंने आपको बताया ना, तो आप वैसे ही देखें जो मैंने आपको इंड्यूसमेंट का बताया, बाकी वो बाकी चीज़ें फजूल हैं। ठीक है।
अच्छा जी, कुलदीप थे और सैफ अली हैं, उनका प्रीवियस टॉपिक से मुतालिक क्वेश्चन है। ठीक है। चले, मैं सैफ अली आपको पहले अनम्यूट कर देता हूँ, फिर उनको मैं कर देता हूँ, कुलदीप को। अच्छा जी सर, मेरा एक्चुअली फिफ्थ क्वेश्चन था। जी जी। सर स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? स्क्रीन शेयर आप स्क्रीन शॉट सेंड कर सकते हैं, वो कर दें। जीबीपी यूएसडी पर मैंने फिब लगाना था पहले, डेली पर, फिर सर H1 पर लगाना था। जीबीपी तो यूएसडी पे आपने क्या करना है, फिब लगाना है। क्वेश्चन आपका क्या है? फिब, क्वेश्चन मेरा ये है सर कि अगर मैं जीबीपी यूएसडी पर इस वक्त जाता हूँ और वहां जी जी, पर मैं मैं शेयर करता हूँ, ओपन करैक्टर के करता हूँ। बाद, ये आ गया जी जीबीपी यूएसडी। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? सर वो सेंटर अभी आ रही है। अच्छा इस पर आप सर अगर टाइम फ्रेम पर हम्म, जाएं, किस टाइम फ्रेम पे? डेली। डेली। जी जी, जी जी। ये आ गया डेली। सर इसमें अगर अभी हम यहाँ देखें तो चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, और ये है चेंज जी ऑफ फिब, करैक्टर होने के बाद अगर सर हम यहाँ पर, ये देखें। जी बिल्कुल सर, जी यहाँ से अगर अभी हम फिब लगाएं तो ये जी जी फिब लगाएंगे, अभी हमें बता रहा है कि, और ये हमें एक नीचे एरिया बता रहा है, जी काफी ज्यादा नीचे जाकर वन जी जी, 41 और 1.61। बिल्कुल बट अभी अगर बिल्कुल। हम चले जाएं H1, जी, H1 पे आ गए। H1 पर अगर हम जाते हैं तो H1 पर हमने देखा था कि चेंज ऑफ करैक्टर हुआ था, और उसके बाद क्या है कि यहाँ अभी प्राइस जो है वो डबल बॉटम पर आई हुई है। अब अगर हम यहाँ से फिब लगाते हैं तो ये हमें बताता है कि जो प्राइस है अभी ऊपर जाएगी बहुत ज्यादा। अभी हम यहाँ अच्छा किसको मैं फॉलो आपका करें, सम क्योंकि डेली पर भी ये अपने ब्लॉक तक हो चुका है। हाँ जी। अच्छा यहाँ पे ना, अब सबसे पहले तो जो, अब आपका रूल है हमेशा हाई डिग्री वाला हमारा, कि हम जो फॉलो करते हैं ना एरियाज को, वो बड़े टाइम फ्रेम के एरियाज को फॉलो करते हैं, राइट? तो हम ऑफ कोर्स डेली का हमें एक सेल साइड के ऊपर टारगेट नजर आ रहा है। अब यहाँ पे फिर हम जाते हैं H4 के अंदर। अब H4 में स्ट्रक्चर हमारे पास देखें तो स्ट्रक्चर इज ओवरऑल बेरिश। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर गई है, और जो टू कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है टॉप के ऊपर, टू के अराउंड, उसका अराउंड टेस्ट किया है, और वहां पे आके अब H1 का चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है इसने ना, सेल साइड के ऊपर। H1 देखें बेरिश साइड पे शिफ्ट है, राइट? सेलर है, तो तीनों टाइम फ्रेम सेलिंग साइड के ऊपर है। ठीक है। तो अब लेट से मिसाल के तौर पर अगर ऐसा नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर डेली का लेवल यहाँ पे पड़ा हुआ है ऐसे, इस जगह के ऊपर डेली यहाँ पे है, और डेली यहाँ से हमें सेल बता रहा है इस जगह पे, और 161 यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है। अब वो उसने जब उस जगह के ऊपर आना है, तो उसमें आते हुए इसने अप साइड पे भी जाना है, डाउन साइड पे भी मूवमेंट करनी है, अप साइड डाउन साइड इस तरह की मूवमेंट करते करते इन एरियाज तक वो पहुंचेगी। तो अब इन बिटवीन यहाँ पे अगर हमें H1 पे मिलती हैं बाय की ट्रेड्स, ठीक है, H1 के अंदर हम बाइंग देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो 161 होगा हमें वो यहाँ तक बता रहा होगा, इन एरियाज तक बता रहा होगा। लेकिन अगर 161 से पहले हमें H4 का लेट से यहाँ पे सेलिंग लेवल मिल गया, 161 ऊपर आ रहा था H1 का, तो हमने ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना है ना। वहां पे स्ट्रक्चर का लेवल H4 का अगर आ गया लेट से यहाँ पे बिटवीन, इन बिटवीन ही, जो कि हमें सेल बता रहा है, लेकिन 1 आवर हमें ये बता रहा था कि यहाँ इस 161 लेट से इधर आके बन रहा है, लेकिन उससे पहले H4 का सेल का लेवल है। तो हमने ऑफ कोर्स बड़े टाइम फ्रेम को यहाँ पे फॉलो करना है, और बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे सेल बता रहा है, तो हम H1 को वहाँ पे इग्नोर करेंगे उसके टारगेट को। हम वहां से कोशिश करेंगे 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमें सेलिंग मिले, और आहिस्ता आहिस्ता लॉन्गर ओके टर्म सर। के अंदर बड़ा मेजर ट्रेंड उसका टारगेट हमारे पास ये है। बात समझ में आ रही है जी ना आपको? जी जी। हाँ जी। अच्छा तो सर, ठीक है, दूसरा ये क्लियर मैंने है पूछना था, क्या ये वाला? जीबीपी यूएसडी पर क्या दिल्ली का, जी जी। ये मैंने पूछना था, दिल्ली पर क्या डिमांड जो है वो फिल हो चुकी है, सॉरी सप्लाई, क्योंकये डेली के सप्लाई ऊपर एरिया देख तक लेते
ब्रेकर ब्लॉक से नीचे आ गया है। एक सेकंड देख लेते हैं इसमें इसको। पहुंचा नहीं है। हाँ, अब एक्चुअल में ना यहाँ पे आप देखें हुआ क्या है दिल्ली के अंदर। नाउ रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट 1 और 2 का लेवल, राइट? ये 1 का लेवल है इस तरह से, इतना ऐसे ही है। और इसके सामने ये देखिए फेयर वैल्यू गैप भी है इस जगह पे, आपको नजर आ रहा होगा। यस और नो आप जी जी बताएं सर। जरा मुझे। अब जी जी सर एक्चुअल में नजर आ रहा हाँ, अब एक्चुअल में मार्केट ने क्या किया, इस डेली के लेवल के ऊपर आके ना, ये जो पूरा डेली का लेवल है, टू एग्जैक्टली इसने टेस्ट नहीं किया, ये क्लोजिंग और विक वाला। टू उस वक्त क्लोज करता है। कि अगर इसको ये क्लोजिंग बिल्कुल। ऊपर डेली की दे देता। यानी H1 का जो लेवल है वो क्या होता है, क्लोजिंग से लेके विक तक का एरिया। अब अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर देता इस लेवल के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 का एरिया होता ना, राइट? अब उसने क्या किया, इसको यहाँ पे क्लोजिंग नहीं की, सिर्फ विक बना के इस एरिया में H1 का चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। एक सेकंड मुझे दो। अच्छा, तो H1 का यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आने के बाद H1 के अंदर उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद यहाँ पे आप देखें, पहला लेवल है, यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज की, क्लोज करने के बाद उसी को टेस्ट किया है, उसी एरिया को ही। यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन पूरी हो रही थी ना हमारे इस लेवल पे, कि 2 कैंडल क्लोज की और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है मौजूद इसी जगह पे, 1 के लेवल पे। तो यही एरिया था सेल का। और आपको मैंने बताया यहाँ पे बस टच करते ही आपकी एंट्री होती है, तो उसने यहाँ से हमें सेलिंग दे दी, राइट? सो अब जी इसने जी क्या किया है कि डेली के अंदर उसको इनवैलिड नहीं किया अपने पहले लेवल को ही। तो पहले के बाद दूसरा लेवल हम उस वक्त देखेंगे ना जब पहले के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। लेट्स से यहाँ पे क्लोजिंग कर देता और H1 में अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट ही ना हुआ था 1 आवर का, तो हम फिर ऑफ कोर्स 2 का वेट करते हैं। ठीक है। क्लियर है अच्छा है सर, ना? एक लास्ट क्वेश्चन जी जी वैसे मेरा जी था, जी टॉपिक का जी जी रिलेटेड। वैसे मैंने एक चीज़ ना नोट की है कि सर अगर हम जो अभी टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं डेली का, 4 आवर का, 1 आवर का, तो हम जी देखते जी हैं कि अगर हम एक पेयर को फॉलो, मल्टीपल पेयर्स पर ट्रेड ना करें, तो हमें जी रोज जी। एंट्री नहीं मिलती। तो इसमें हमें हम्म। क्या मल्टीपल पेयर्स को फॉलो करना चाहिए? मल्टीपल पेयर्स को जी। म- अभी मैं जीबीपी ज, यूएसडी पर ट्रेड करूं, बट मैंने देखा कि जीबीपी यूएसडी पर मुझे रोज ट्रेड नहीं मिल सकती अगर मैं इस तरह जो स्ट्रक्चर को 1 आवर पर, 4 आवर पर या डेली पर फॉलो बिल्कुल। करता हूँ। यानी ये ट्रेड थी, इसके अलावा कोई और ट्रेड नहीं मिली है ना? नहीं मिली मुझे अभी तक। हाँ, 2 दिन तो हो गया नहीं इसका मिली, इसका अभी मिली। जी हाँ, ये एक ट्रेड इसमें बनी है यहाँ पे, ये इतने पूरे कंसोलिडेशन में कोई ट्रेड नहीं थी ये 2 दिन, यहाँ पे जाके इसकी ट्रेड बनी। बिल्कुल सर। इस हाँ, इस जी इसका सर। हाल यही है कि आप मल्टीपल पेयर्स, मैं पर्सनली ये सभी पेयर्स को देखता हूँ एट द सेम टाइम, इन सभी पेयर्स को, सही है, इन ठीक सभी है सर। पेयर्स को देख के जहां पे ट्रेड सेटअप बने। अब आपके लिए जरूरी नहीं आप सभी को देखें, अब स्टार्ट कर सकते हैं 6 पेयर्स, मेजर पेयर्स ले लें। वंस यू आर कंफर्टेबल के आपको 10 मिनट लगते हैं ज्यादा से ज्यादा इन सबको एनालाइज करने के लिए, आप एक्सटेंड कर लें, JPY पेयर ऐड कर लें। ठीक है, वंस यू के हाँ यू आर लाइक के अब मेरे पास ओके है, मैं इन सभी पेयर्स को 15-20 मिनट या आधे घंटे में देख सकता हूँ, तो अब आप CHF को ऐड कर लें, फिर यूरो को ऐड कर लें, ठीक है, फिर पाउंड को ऐड कर लें। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक। हाँ हाँ रूल्स तो ठीक सेम है है, सर। हाँ। हाँ। ओके। ओके सर, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके जी। यही क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, और किन का क्वेश्चन था जी? क्या नाम है, सैफ अली आपका हो गया, और किसी का क्वेश्चन था जो कह रहे थे मैंने अनम्यूट होना है? जी जी, कुलदीप आपका था, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड मुझे दें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपको मैंने अनम्यूट किया, अब आपको आवाज़ आ रही है? मुझे नहीं आपकी अभी आ रही। कुलदीप आपका चार्ट आ गया, लेकिन मुझे आपकी वो नहीं नजर आ रही अभी तक साउंड। तो आप ऐसा करें, चैट में अपना क्वेश्चन लिख दें, ठीक है? और, अविनाश, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। अविनाश, उसके बाद शायद अहमद साहब, मैं आपको भी कर देता हूँ।
जी अविनाश, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो। जी हेलो। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर आप? जी हम गुड, आप कैसे हैं जी? खैरियत से? सर ऑल गुड। आशीर्वाद है आपका, बहुत अच्छे हैं सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, लेटेस्ट यूरो यूएसडी पे सर, मैंने इमेज भेजी हुई है आप। अ, अच्छा जी, एक सेकंड मुझे आपकी पिक्चर देखने दें। ओके, यूरो यूएसडी। ये आप 5 मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं? सर 5 मिनट का चार्ट नहीं सर, 4 आवर में सर, 4 आवर में मैंने चार्ट देखा था सर, मैं 4 आवर में बाय साइड का मुझे सोच मिला जी हुआ जी था। जी जी तो सर मैं बॉटम पे मार्केट आई हुई थी, मतलब चोच करने के बाद बॉटम पे आई हुई थी फोर जी आवर जी पे। जी जी। सर मैंने वहां पे सर, आज मैंने ट्रेड ली सर, चेंज मतलब बॉटम पे जैसे ही आई, मैंने 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर देख के ट्रेड ली। बट सर ठीक उसके है। ऊपर एक सेल साइड का 15 मिनट की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मतलब सेल साइड का स्ट्रक्चर था। हम्म। तो सर मार्केट 15 मिनट से मतलब 5 मिनट में चोज किया। देखें। और अच्छा, जी अब देखें, सबसे सबसे पहली चीज, रिमेम्बर कि ये एक डेली के लेवल से सेलिंग हो रही है यूरो यूएसडी में, राइट? जी मेजर सर। ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे डेली का ये सेलिंग का है इस जगह से। अब उसके बाद आप H4 में जाएं। अब H4 में क्या चल रहा है इसका स्ट्रक्चर? अब H4 के अंदर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आप देखें, ये हाई बनाने के बाद देखें, वन, पहले तो ये सेल साइड पे है ना, यहाँ से, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट इसकी स्टार्ट हुई है H4 के अंदर। ये आपके पास लो हो गया, ये ऐसे, इस जगह पे, ठीक है। हम्म, सेल, अब आपके पास स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है? आपके पास 1, 2 और 3 के लेवल्स है डिफरेंट। अब डाउन साइड के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ से, सेलिंग साइड पे ये लो बना दिया मार्केट ने, ठीक है, और ये हाई है। अब इसके दरमियान रिट्रेसमेंट होगी मार्केट में। अब देखें, ये मार्केट ने वन, पहली वेव यहाँ पे लगाई है, वन, उसके बाद टू, और ये थ्री, पांच वेव अपसाइड के ऊपर कंप्लीट नहीं की, कंप्लीट नहीं नहीं सर। की ना। जी तो सर। अब आप मुझे बताएं कि आप नीचे को स्ट्रक्चर इसका काउंट करेंगे या, मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि देखें, आपने स्ट्रक्चर ये वाला सेल साइड के ऊपर ही रहेगा, और नया स्ट्रक्चर आपने नहीं बीच में मार्क करना, अनलेस आपको अप साइड पे 5 वेव्स मिले। ऐसे 5 वेव मिल गई अप साइड पे, अब आप ये वाला स्ट्रक्चर करेंगे। आपको यहाँ पे अगर लेट से ऊपर जाके नीचे को 5 वेव मिल जाती हैं ऐसे, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है ना, तो इनको नहीं आपने काउंट करने बैठ जाना, यही रहेगा वैलिड आपके पास, ऊपर वाला, हम्म। राइट? अब आप यस जो सर। H4 का चेंज ऑफ करेक्टर जो आपकी पिक्चर है, आप इसको करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, जी सर। राइट? लेकिन रियलिटी में ये चेंज ऑफ करेक्टर है नहीं, ये स्ट्रक्चर ही नहीं है। रियलिटी में आपको H4 के इन्हीं लेवल से सेलिंग साइड देखनी है, और ये डेली का भी लेवल है, क्या नाम है, H4 के ऊपर भी सेलिंग का यही लेवल है। अभी अगर सेलिंग का लेवल चल रहा है, आप देखें H1 में जाके स्ट्रक्चर इसकी साइड में जाए, अ, जब H1 की साइड के अंदर जाए, तो आप उसको सेल साइड के ऊपर देखें ना। अब H4 का जैसे ये वाला डेली का H4 का लेवल है यहाँ पे, अब ये अगर H4 का लेवल है, यहाँ पे आके 5 मिनट में अब सेलिंग में आपने देखना है ना चेंज ऑफ करेक्टर टॉप से, यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर लेवल के ऊपर मिला, जब यहाँ पे ये देखें मिला है, वन के जी ऊपर सर। चेंज ऑफ करेक्टर सप्लाई है। अब आप सेलिंग के अंदर इधर से देखें ना, अब आप बाय तो इसमें बनती नहीं है यूरो में किसी भी सूरत, मुझे नहीं समझ आ रहा अब बाय कैसे इसमें देख सकते हैं जब रिवर्सल हो गई। अब आप देखें ना, ये क्लियर डाउन ट्रेंड है और किसी भी सूरत स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, तो अब इसमें आप सेल बाय तो कर ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से ठीक आपको सर। समझ आ रही होगी मैं जो आपको जी बताना बिल्कुल चाह रहा सर। हूँ। ठीक है ठीक है, सर। क्लियर है क्वेश्चन आपका? जी सर, क्लियर है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके जी, जी कुलदीप, मैं आपको करता हूँ। अब मैं 1 मिनट शाहिद अहमद को कर दूँ, उनको मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आपको करता हूँ। जी शाहिद, शाहिद अहमद ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आप कैसे हैं? आ, अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज के टॉपिक का तो बहुत ही मज़ा आया। ये कहीं से नहीं पढ़ा था, ना कहीं से सिखाया गया था हमें। जी जी
और थैंक यू। दूसरा ये सर मेरा एक कंफ्यूजन है, ये मतलब मार्केट स्ट्रक्चर में 1 2 3 बन जाए ना, तो जी जब तक टू ब्रेक नहीं होगा उस जी टाइम तक जो है उसको चोच नहीं कह सकते, अगर मतलब जी मार्केट रेंज में भी हो। ठीक है। जी जी। उसी जब तक टू का लेवल लास्ट टू जो हमारे पास बना हुआ है, जब तक वो ब्रेक हम्म। नहीं होगा या इंटरनल स्ट्रक्चर में 5 वेव्स ना बना बिल्कुल दे, बिल्कुल तो एग्जैक्टली। उस टाइम तक हम जो है ना उसको चोच नहीं कर सकते। जी जी। यही सर कंफ्यूजन थी कि वो ये टू का लेवल, उसके बाद जो है ना मार्केट एक हायर हाई हायर लो बनाए, फिर हायर हाई मतलब 3 बनाए, उसके बाद जो है ना हाँ, तो लोअर हाई वो बना रही है, तो इसमें मुझे कंफ्यूजन है सर। अब आप देखें ना, ये 1 2 3 बन गया। अब जी इसके सर। अंदर मार्केट इस तरह से चल रही है ऐसे, हम सेलर ही हैं यहाँ से, ठीक। राइट? ठीक सर। अनलेस मार्केट ऊपर जाते हुए ऐसे क्लियर आपको 1 2 3 4 5 ना बनाए, जब वो, जी जब 5 वेव जब तक नहीं बनाती तब तक वो नहीं है। अब मैंने आपको एक ट्रेड अपनी सेंड की थी ग्रुप में, चेक की किसी ने? आपने चेक जी की वो? सर। जी जी जे की सर। हाँ, तो वो क्या थी उसके अंदर, यही था ना? वो उसको अगर ओपन करें, इधर मैं आपको दिखाऊं, ये भी आपको नजर आ रही है ना? हाँ, अब ये जी देखें ना, सर। यहाँ पे ये सेम सिनेरियो है, वही वाला। अब यहाँ पे आपके पास सेल साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट था, लेकिन जी ऊपर जाते हुए क्लियर 1 2 3 4 5 बन गया। अब आप जी बाय, सर। अब यहाँ से बाय किया, और उसके बाद ये आपके सामने रिजल्ट। और ये ठीक है बहुत सर। अच्छी, बेसिकली ये मेरे इस मंथ की सबसे बेस्ट ट्रेड रही है, ये वाली बड़ी माशाल्लाह सर। लॉन्ग चली है आपके सामने। तो खैर, ये सूरत हाल है, आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, जी क्लियर है सर। अभी? ओके सर, थैंक यू ओके जी, शुक्रिया। ओके जी। ओके जी। थैंक यू। जी मैं कुलदीप आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो कुलदीप, स्टिल आई कांट हियर यू। जी उमर रजाक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सर जी, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी मैंने ना 3 पेयर्स आपको सेंड किए थे कल, कौन सा क्वेश्चन नहीं आपसे कर रहा था 1 2 3 वाला, तो जी मेरी जी जी ट्रेड जी। वो रिवर्स हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ना एग्जैक्टली वही पैटर्न अपना जो साहब ने बताया था वही मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वही टारगेट की है, उसमें 3 ट्रेड्स थी, तो तीनों उसमें वो चेक कीजिएगा एग्जैक्टली ठीक है या नहीं, उसमें कोई कमी है। वो इमेज मैंने अब आपको आज सेंड तो नहीं किया है। मसला आया? आज तो नहीं मसला आया? नहीं ओके नहीं, चला है? बस मैं वही हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा वो चेक कर लीजिए, अगर उसमें कोई मैं करेक्शन चेक कर करने वाली लेता मुझे बता दीजिए, मैं मुझे चेक कर बता लेता हूँ दीजिएगा। अभी। जी 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 जी। अच्छा जी, आपने सेंड किया है एक गोल्ड का की है, गोल्ड के एक ऊपर। जीबीपी यूएसडी का की है, और जीटीपी जेपीवाई का की है मैंने। GBP USD, ठीक है, ये भी ज़बरदस्त है। गुड। और तीसरा कौन सा है आपका? जीजे। हाँ जीबीपी ज़बरदस्त है जीजे। जो है ना, बस ये GBP वाला अच्छा है ज़्यादा। और क्या नाम है, गोल्ड वाला आपने क्या किया काम? गोल्ड का सर जी उधर फेयर वैल्यू गया था, उधर ऑर्डर ब्लॉक था उसका H4 में, वो उसको मैंने किया था, उसको फॉलो किया था। अब उसका कौन मैं सा आप चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था ना, तो वो अच्छा, उसमें सेलिंग की पोजीशन भी बता रहा था मुझे। एक सेकंड में ज़रा चेक करने दें। क्या किया, क्या आपने गोल्ड में यहाँ से?
क्या नाम है आपका? उमर रजाक भाई, उमर आप था। ना, हाँ आप ना ब्रदर, ये वाला आपने अवॉइड करना है। गोल्ड के अंदर ये जो चला है ना, ये इस लॉजिक की वजह से नहीं चला जो आप ऑर्डर ब्लॉक वाली कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं इसको आपने देखना। इसको आप ये नहीं ठीक, बाकी आपके सारे ठीक है। ठीक है, अब इसकी लॉजिक सेल होने की और थी। अब वो लॉजिक इसकी ये थी कि एक्चुअल में ना इसको इस वाले पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे बस सॉर्ट ऑफ एक वो था, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ना इसने इस एरिया के ऊपर टेस्ट किया हुआ था। खैर, लेकिन आपने इसको अवॉइड तो करना है, ये सेटअप नहीं ठीक। बाकी आपके ठीक हैं ओवरऑल। थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। ओके, बदल फ्रेंड। ओके जी। अनम्यूट आप कुलदीप, इफ यू कैन राइट द क्वेश्चन, आप सवाल लिख सकते हैं तो आप पूछ लें, लिख के पूछ लें क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अब आएगी, मैं दोबारा कर देता हूँ आपको अनम्यूट, ओके। लेट मी अनम्यूट यू अगेन। हाँ जी सर, की हाल ने? आवाज आ रही है जी? जी जी, आवाज आ रही है तारी। जी, ਸੌਰੀ। हम गुड। ਔਰ ਮੈਂ ਪੀਸੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। कोई मसला ਐਕਚੁਅਲੀ नहीं। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ। ओके। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਛਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। हाँ। ਮੈਂ ओके। ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ 1 2 3 ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ओके। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾइंड ऑफ ਉਹ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ओके। ਭੇਜੀ ਆ। और ਹਾਂਜੀ। लेट मी हैव अ लुक। मैं नहीं देखता। अच्छा जी। हाँ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। ठीक ਅੱਛਾ है, ਜੀ। जबरदस्त है जी, ਤੇ गुड, ऑल गुड। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ। मैं लगा देता, लेट मी, एक सेकंड। ओके। हम्म इस एरिया से ਅਰਾਊਂਡ बहुत कंफ्यूजन है। 1 ਮਈ ਦੀ ਉਹ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ हम्म अच्छा, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਕਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਅਰ ਆ ਵਾਲੀ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਅਪਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਵੇਵ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੁਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ठीक है, आज ਓਕੇ, तो बाय द ट्रेड है, फिर हायर हाई है, अब बुलिश है तो, और फिर हायर हाई है। ठीक ਠੀਕ है, ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾय ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ 1947 ਦੇ। ਹਮ, ਪਰ ਮੈਂ 10 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਈਟ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਡਰਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਨਾ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਕੋਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਦਰ ਵੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ what I'll do is I'll give my email, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ
इंक्लूडिंग एवरीवन एल्स एज वेल। तो आप सब जो है ना, क्वेश्चन होना चाहिए प्रॉपर, उसी को एंटरटेन किया जाएगा, क्योंकि बाद औक़ात वो कभी कुछ पूछ रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, सर जी सिग्नल दे, कभी कुछ पूछ रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं। जो ऑफ कोर्स आपका लॉजिकल क्वेश्चन होगा, आई एंटरटेन, मैं आपको जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा उसका, ठीक है। सो ठीक है सर, थैंक यू। आप ग्रुप दे चाह देगा ईमेल ते एनी क्वेश्चन that doesn't make sense overall, so you can get ठीक back है to सर, me and I'll answer. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। No worries, thank you जी। ठीक है जी। अच्छा जी, जी ईमेल आ जाएगा आपको, ईमेल आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। जी फैजान रजा हर जगह पे काम करेगा ये वाला, ठीक है जी। कितनी देर तक प्रैक्टिस करनी है आपने? मिनिमम मिनिमम आप डेमो में 2 महीने जब प्रॉफिटेबल हो जाए तब, ठीक है। अच्छा, ऑल राइट एवरीवन, नाउ कुछ ऑफ द टॉपिक बातें आपके साथ। हमने ये सॉर्ट ऑफ 1 महीने से ज़्यादा का ऑलमोस्ट अरसा गुजारा है साथ में, और मैंने कोशिश की है कि जितना मैं चीज़ों को सादा अल्फाज में, जितना अच्छे से जिन चीज़ों का आपको कोर्स कंटेंट में कहा गया था वो आपको सिखाया जाए, ठीक है। पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने आपको डिलीवर किया नॉलेज विद ऑल माय कैपेबिलिटीज़। तो अब नाउ आपके पास पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, आपके पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके पास रूल्स मौजूद हैं, आपको रोज़मर्रा चार्ट चार्ट के ऊपर नज़र आता है कि मार्केट वैसे ही मूव कर रही है। अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और इसको कितना सीरियसली लेके चलते हैं, ठीक है। प्राथिक पावर ये हो गया ना, इप्डा, ये सारा कुछ जो हमने लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब कुछ देखा है, ये सारा इप्डा का ही हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, वीएसए के बारे में बताएं जी, वीएसए इसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, मुझे 1 मिनट अब बात कंप्लीट कर लेने दें, इंपॉर्टेंट बात बताने लगा था, तो फिर आप दोबारा कर लीजिएगा जो भी कह रहे हैं। अच्छा, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप मुझसे पूछें कि जिससे मैंने इस मार्केट के अंदर पैसे बनाए हैं, और जिससे ओवरऑल जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो पैसे बनाते हैं, वो है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। हमेशा ये असूल आपने पल्ले से बांध लेना है कि कब जब भी कोई ट्रेड ले रहे हैं ना, उससे आपने फिक्स्ड मिनिमम 1 to 2 RR लेना है, और एक फिक्स रिस्क परसेंटेज होनी चाहिए। 1% और 2%, इससे ज्यादा आपने रिस्क नहीं लेना एक ट्रेड के ऊपर। चाहे अकाउंट बड़ा है, अगर ज्यादा बड़ा है आपका अकाउंट है, 50,000 से ज्यादा का अकाउंट है, तो उसमें आप 0.5% से कभी नहीं एक्सीड करना। 10,000 तक के अकाउंट पे 1% तक का रिस्क होना चाहिए आपका, ठीक है। और दूसरा ये आपने क्या देखना है कि 1 to 2 मिनिमम RR होनी चाहिए आप। रिस्क मैनेजमेंट एट 1 to 2 RR मिनिमम के साथ चलेंगे, आप पैसे बना लेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं बनेंगे मार्केट के अंदर। और जब भी कोई लूजिंग स्ट्रीक आए, लूजिंग स्ट्रीक आती हैं, 3-4 ट्रेडें जब लॉस में चले जाएं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। स्टॉप लॉस के साथ नहीं घबराना, आपको मिनिमम सिर्फ मैक्सिमम 60% विन रेट चाहिए इस मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसे, लाइफ टाइम पैसे बनाने के लिए। तो 10 में से अगर आपकी 2-3 SL, 3-4 इतने SL लगते हैं तो ये नॉर्मल है, और ये आपके आहिस्ता आहिस्ता जितनी प्रैक्टिस होगी ये आपके 70% विन रेट पे चले जाएंगे आप बड़ी आसानी से। और विद 70% विन रेट, 1 to 2 RRR रिस्क टू रिवार्ड रेशो, आप लाइफ टाइम इस मार्केट से अच्छे रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अलोंग विद टेक्निकल्स जो मैंने आपको कोशिश की सिखाने की इस पूरे कोर्स के अंदर। तो ये है, ठीक है जी। यस, ये लास्ट क्लास है जी, जी है ना। तो आपका कोर्स ऑफ कंटेंट जो मैंने कंप्लीट करवा दी, जो जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने जो चीज़ें इसके अलावा भी मैं इंपॉर्टेंट समझता था वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा जी,
सर आप स्टिल प्रो ट्रेडर्स नेटवर्क का पार्ट हैं। फैजान रजा, ये कहाँ से आपने सुन लिया है प्रो ट्रेडर्स नेटवर्क? अच्छा, ये इसको ना यहाँ पर डिस्कस करें। अच्छा सर, फंडेड अकाउंट विद 10K लॉस लिमिट को पास, बस 0.5% रिस्क के साथ चलेंगे। अविनाश वीएसए के बारे में मुझे नो आइडिया। वो राशि साहब हैं, वो उधर स्ट्रीम पे होते हैं, आप उधर से आप उनसे पूछें। ठीक हो गया? ठीक हो गया। और दूसरा ये कि आपने जो भी आपका रिव्यू है ना, वो आपने लाजमी सेंड करना है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है, ऑनेस्ट रिव्यू आपका, जो आपने इस कोर्स से कुछ सीखा है या आपको लगा है कि इससे आप को ओवरऑल पॉजिटिव आपका रिव्यू है या ओवरऑल नेगेटिव रिव्यू है, या जैसा भी आपका है, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है ना, आप अगर हो सके तो 1-2 मिनट की वीडियो बना लें, या आप टाइप करके भी भेज सकते हैं। और आप मेरे ईमेल के ऊपर भी वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जस्ट योर ऑनेस्ट आंसर जो भी है वो आपने लाजमी शेयर करना है। दिलावर खान, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। जी ज़रूर, किसी दिन मीटअप का अगर प्लान बना तो लाजमी आपको जो है यूट्यूब वगैरह पे हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये ग्रुप में अपडेट कर देंगे किसी दिन, कोई मसला तो नहीं होगा। नौफल अहमद, क्या कह रहे हो यार? जी कुलदीप, नेक्स्ट टाइम मुझे आप ईमेल करना। नेक्स्ट टाइम मेरा चक्कर लगेगा, आई विल श्योरली विजिट यू। आई couple of friends there in Melbourne, so and I'm planning uh, maybe in अक्टूबर नवंबर चक्कर शायद लग जाए। well anyways, खैर जी, क्या नाम है, क्या नाम है, फिजाना साहब ईमेल करना ना, मैं ग्रुप में भी आ जाएगी आपको ईमेल 5 मिनट बाद, तो यू कैन वहाँ पे ईमेल करें, जो भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे पूछें। थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई, लेकिन आ जाएगा। तो ये नहीं कि वो ईमेल देते ईमेल आई जावे। जी कुलदीप, वहीं पे फिर आप ईमेल पे करेंगे ना बात वहीं पे। ठीक है जी, वेल एनीवेज, थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन ओवरऑल कोर्स में। एंड आप अपने रिव्यूज लाजमी, जी जी आंसर मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। तो बाकी रिव्यू शिव्यू कीजिएगा इसको, आगे प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं, डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें 2-3 माह, उसके बाद आप रियल के ऊपर आएगा। और रिस्क मैनेजमेंट कभी नहीं भूलनी आप। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। एंड या होपफुली आप सब जो जो आपके गोल्स हैं आप अचीव कर लेंगे, ओनली इफ यू कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड स्ट्राइव। ओके जी, टेक केयर, बाय।